जी भाई, सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करेवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताइए। हम्म। क्या हाल चाल है भाई? जल्दी से बताओ एक बार। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? आज तुम लोग सुबह 9 बजे क्यों नहीं आए भाई? हैं? गोला मार गया तुम सारे, बंक मार दिया तुम लोगों ने। 9 बजे क्लास थी और तुम में से कोई नहीं आया। कितनी गलत बात है। चलो भाई, शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। अरे हम तो आ गए थे, तुमने मन की आंखों से देखा ही नहीं। हम तो पढ़ा भी रहे थे, हैं? तुमने देखा ही नहीं किसी ने। तो ये आपकी 9th की क्लास, फिजिक्स की। और आज तारीख है 29 अक्टूबर। एक्चुअली बात यह है कि जानबूझ के सुबह की क्लास मैंने कैंसिल करी थी। उसका कारण ये था कि मैं चाह रहा था कि आपको वर्क एंड एनर्जी आज मतलब पढ़ा दूं, और आज हम कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह देख के कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करना शुरू कर दें, या अगर हो पाएगा तो कुछ पावर वगैरह के बारे में बात कर लेंगे। तो मेरा ये मन था। तो मुझे जो स्लॉट मिल रहा था वो एक सुबह का मिल रहा था, एक दोपहर का मिल रहा था। समझ रहे हो आप? तो फिर उससे क्या होता है कि कनेक्टिविटी टूटती है। तो इसलिए हमने ये चीज सोची कि सुबह की क्लास कैंसिल करके 2 घंटे की आपकी लगातार क्लास कर देते हैं दोपहर में। तो इसलिए हमने ये काम करा था। ठीक है? तो और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई अगले लगभग लगभग 2 घंटे पूरे, क्या मतलब आपकी मान के चलिए लगभग लगभग पौने 2 घंटे की क्लास तो होगी होगी, है ना? तो उसको फिर हम लोग करेंगे। ठीक है? तो इससे क्या होगा, हमारा वर्क एंड एनर्जी 2-2 घंटे की क्लास मिलके जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना? तो वर्क एंड एनर्जी। चलिए, बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा हो गई थी। ठीक है? तो अब हेडिंग डालिए और देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है? जो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू आप हाफ एम वी स्क्वायर देखते हो, तो ये आया कैसे, आज इसके ऊपर पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है? चलो देखो, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। आज एक ही एक्सप्रेशन को समझेंगे। ठीक है? आज एक ही एक्सप्रेशन को समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को। मैं नहीं चाहता कि आप चीज़ों को आ, सर नेक्स्ट क्लास में भी 2 बजे ही होगा जी, नहीं ऐसा नहीं है। पहले आज की क्लास देखिए। ठीक है? आज इनफैक्ट आपकी लास्ट क्लास है। ठीक है? तो कल तो सैटरडे संडे है, तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि स्कूल की लीव होती है। ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग दिवाली की छुट्टियों पे होंगे, तो फिर जब नेक्स्ट मिलेंगे तो फिर आपकी रेगुलर क्लास जो होंगी वो आपको बता दिया जाएगा। टाइम टेबल देखते रहिएगा एप्लीकेशन पे कि कैसे क्या। आज की क्लास आपकी लगभग 2 घंटे की रहेगी। तो गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या है उसको देखते हैं। ठीक है? एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? देखो भाई, समझो इस बात को। मान के चलो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है? हमारे पास कोई एक बॉल है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई स्टोन है, पत्थर है, कुछ भी कह लीजिए, जिसका बेटा जो मास है वो एम है।
हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि इस पत्थर का मास जो है वो m है, ठीक। अब अगर इसका मास m है, मान के चलिए कि ये एक इनिशियल वेग से ये पत्थर जा रहा था, ठीक है, इसको इसके पास पहले से एक वेग है जिसको हमने नाम दिया है u, ठीक है। मतलब u मीटर प्रति सेकंड और m किलोग्राम, m केजी का, और u मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये पत्थर पहले से कहीं जा रहा था, मान के चलते हैं इस चीज को। क्या हुआ कि सडनली आपने, ठीक है, सडनली क्या करा, किसी ने इस पत्थर के ऊपर एक फोर्स लगा दिया, मान के चलिए कोई एक बल लग गया, लेट से ऐसे कोई बल लग गया इसके ऊपर, कोई फोर्स लग गया F, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसके ऊपर कोई बल लगाएंगे F, तो इस पत्थर की, ठीक है, इस पत्थर की स्थिति में परिवर्तन आएगा, मानते हो आप इस बात को, है ना। अब मान के चलिए जो पत्थर है, जिस दिशा में बल लगाया पत्थर भी उसी दिशा में चला जाता, मान चलो अब पत्थर की डायरेक्शन कुछ यहां हो गई, अभी भी वही m मास का पत्थर है, ठीक है, m केजी का पत्थर है, और बल लगाने से पत्थर इस दिशा में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पत्थर अपनी स्थिति से कुछ डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस हुआ का मतलब s नाम का विस्थापन इस पत्थर की पोजीशन में देखा गया। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ओरिजिनल फिगर अभी बना दूंगा बाद में, ठीक है। इस बात को समझो, देखो फिर से बताता हूं, m मास का एक पत्थर था, मान के चलो कहीं से आ रहा था, ठीक है, कहीं से आ रहा था। अब ऐसा समझो कि कोई पतंग आ रही है उड़ते हुए, है ना, कटी पतंग, पतंग आ रही है उड़ते हुए। अब पतंग चल रही है उड़ते उड़ते उड़ते, अपना प्रारंभिक उसका कोई वेग होगा पतंग का, ठीक है। एकदम से मान के चलिए क्या हुआ कि एक हवा का झोंका आता है। अब हवा का झोंका आएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक फोर्स की तरह काम करेगा। तो उसने क्या करा, उसने उस पतंग के ऊपर एक फोर्स लगाया, और जिस दिशा में फोर्स लगा उसी दिशा में पतंग विस्थापित हो गई, मान के चलो। 2 पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली मोशन की बात नहीं कर रहे पतंग की, सिर्फ फोर्स लगने के बाद एक पॉइंट की बात करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि वो पतंग बल की दिशा में, जहां पे हवा ने बल लगाया उस दिशा में पतंग जो है वो चली जाएगी, और कोई एक पॉइंट ले लिया और हमने मान लिया कि भाई वो विस्थापित होगी s, और अब जो पतंग का फाइनल वेलोसिटी है वो मान के चलते हैं कि वो v मीटर प्रति सेकंड होगी, ठीक है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी को फोर्स लगाओगे तो उसके वेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, आपको सोचो। भाई जब आपने बल लगाया, बल लगाने की वजह से वस्तु में विस्थापन हुआ, तो फिर मतलब हम कह सकते हैं ना कि इस पत्थर के ऊपर कार्य हुआ, क्योंकि F इंटू एस कार्य होता है। तो इस कार्य की वजह से क्या हुआ, वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ, U से वेग हो गया वस्तु का V, समझ रहे हैं। तो इसी चीज को अब हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की फॉर्म में ढालने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। एक बार जल्दी से बताओ, कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी क्लियर हुआ? हम्म, देखो मान के चलो कि एक वस्तु है हमारे पास, ठीक है। इस वस्तु के ऊपर क्या करा गया, इस वस्तु का जो मास है, पहले तो वो लिखो, इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, लेट से m केजी की ये वस्तु है। इस वस्तु का मास कितना है, इस वस्तु का मास बेटा m है, m किलोग्राम की वस्तु है, ठीक है। मान के चलिए ये मूवमेंट में थी पहले से ही, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक वेग हमने मान लिया कि u मीटर प्रति सेकंड है, इसका u मीटर प्रति सेकंड, u मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये वस्तु चल रही थी, मान के चलिए, ठीक है। कोई पत्थर आ रहा था, u मतलब u, उसका इनिशियल वेग u है, जीरो नहीं है, बस अभी के लिए आप ये मान के चले कि इसका इनिशियल वेग कुछ u होगा, मान के चलते हैं। एकदम से क्या हुआ, एकदम से इस वस्तु के ऊपर बेटा कोई बल लगाया गया, ध्यान से देखो, इस वस्तु के ऊपर क्या हो रहा है बच्चे, इस वस्तु के ऊपर एक बल लगाया जा रहा है, लेट्स से ऐसे इसके ऊपर एक बल लगाया गया। अब ये जो बल है उसको जरा ध्यान से समझो, ये बल है F न्यूटन का, मान के चलो F न्यूटन का बल लगाया गया, ठीक है, इस वस्तु के ऊपर, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A। इस A नाम के पॉइंट पे क्या करा गया, बल लगाया गया, सही है। तो हुआ ये कि अब इस वस्तु के मास में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है।
थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द यूनिवर्स हमेशा लगता है। याद करिए केमिस्ट्री में आपको पढ़ा है हमने, है ना, जब हमने रासायनिक संयोजन के नियमों के ऊपर बात करी है, लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शंस की जब हमने बात करी थी, तो हमने दो नियमों को पढ़ा था, स्थिर अनुपात का नियम और मास के कंजर्वेशन का नियम, है ना। तो मास कभी नहीं बदलता, आपको पता है। जी के बदलने के कारण भार यानी कि वेट में परिवर्तन संभव है, मास में नहीं है। पता है ना ये चीज। तो मास अभी भी क्या रहेगा भैया, मास इसका अभी भी वही रहेगा। लगा दो वही मास रहेगा, तो बहुत बढ़िया। ये देखो, ये देखो, सही है। तो क्या हुआ कि ये जो वस्तु है वो नीचे, मतलब थोड़ा सा आगे ऐसे चली गई, सही है। इस तरह से, ठीक। अभी भी इस वस्तु का मास कितना है, अभी भी बेटा इस वस्तु का मास जो है वो mkg ही है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वस्तु के भैया परिवर्तन देखने को मिल रहा है वस्तु की स्थितियों में। जैसे ये पॉइंट मान के चलो बी था, ये पॉइंट आपका सी था, अब ये पॉइंट क्या हो चुका है डी, और ये पॉइंट क्या हो चुका है अब ई। यानी कि वस्तु जो बी और सी पे खड़ी थी अब वो डी और ई पे आ चुकी है इस बल के लगने के बाद, है ना। और बल के लगने के बाद अगर वस्तु वहां पहुंची है तो हम मान के क्या चलेंगे कि भाई वस्तु में विस्थापन भी तो हुआ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वस्तु का विस्थापन है, देखो ध्यान से। बी से लेकर डी तक जो आप देख रहे हैं ये वस्तु का विस्थापन है, दिख रहा है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज द विस्थापन इन दिस वस्तु, ठीक है। इस विस्थापन को हमने एस मीटर प्रति सेकंड बोला है। और आप जानते हैं एस क्या होता है, एस वस्तु में हुआ विस्थापन होता है। सबको पता है ये बात, बच्चा जानता है अब, हर बच्चा जानता है आप में से, ठीक है। तो एस मीटर प्रति सेकंड से विस्थापित होकर वस्तु यहां पहुंच गई। तो जब वस्तु यहां पहुंच गई तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे भाई कि यार चलो
बेटा अभी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? जल्दी से बताइए एक बार, जल्दी से बताओ, ऑडियो वीडियो अब सब क्लियर है भाई? क्या हुआ था? कुछ नहीं बेटा, नेटवर्क इश्यूज थे। चलो आओ भाई, तो जल्दी से ध्यान से समझते हैं क्या क्या चीजें थी। कि भाई एम मास का कोई ऑब्जेक्ट था हमारे पास, ठीक है। उस एम मास के ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर प्रति सेकंड से थी। आप कुछ इसको ऐसे मान के चलो कि जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, किसी प्लेयर ने ग्राउंड में फुटबॉल को किक मारी, पैर से किक मारी। अब वो चल रही है, फुटबॉल चल रही है, चल रही चल रही है। अब वो ऑलमोस्ट अभी रुकी नहीं है, चलते हुए आ रही है, लेकिन अभी उसकी स्पीड धीरे है मान के चलो। अब क्या हुआ, अगर धीरे है तो एक पॉइंट पे मान लिया हमने कि उसकी जो उसकी स्पीड होगी, अकेले जो उसका वेग होगा, वेग कहना चाहिए, वेग उसका यू मीटर प्रति सेकंड है। अब वहीं पे दूसरा प्लेयर खड़ा था, बॉल अभी रुकी नहीं है, बॉल अभी चलते हुए आ रही है। दूसरे प्लेयर ने क्या करा, पैर से फिर से किक मार दी। अब फिर से क्या हो गया, वस्तु के अंदर वेग आ गया, है ना। उसने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हुआ एस नाम का, जिससे वस्तु वहां पहुंच गई। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, वहां पहुंच गई वस्तु। अब पहले इसका इनिशियल वेग यू था, अब मान के चल रहे हैं कि अब जो वेलोसिटी इस वस्तु को मिली है वो बच्चे वी मीटर प्रति सेकंड की मिल गई है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि अब इस वस्तु का वेग वी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि इस वस्तु के ऊपर बेटा फोर्स भी लगा और इस वस्तु के ऊपर बेटा डिस्प्लेसमेंट भी आया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कि इस वर्क वस्तु के ऊपर क्या हुआ बेटा, इस वस्तु के ऊपर वर्क हुआ है, और इस वर्क के कारण ही इस वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ है। बताओ, वस्तु के वेग में परिवर्तन क्यों हुआ है? क्योंकि वस्तु के ऊपर कार्य हुआ है। बताओ सारे के सारे बच्चे, अगर सबको क्लियर है तो सारे के सारे बच्चे ए टाइप करेंगे, टाइप ए, जल्दी से। अगर आपको यहां तक चीजें सब क्लियर है तो जल्दी से ए टाइप करिए। ओके, चलो देखो अब ध्यान से समझो आगे। अब हुआ क्या, इन इनिशियल चीजों को हम लिखते हैं यहां पे। माना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, याद रखिएगा। आपके इस टॉपिक के अंदर तीन प्रूफ आएंगे। एक आएगा काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ, एक आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ, जो कि पूछे जाने के चांसेस लगभग ना के बराबर है, नहीं पूछेगा। और तीसरा होगा एनर्जी कंजर्वेशन का प्रूफ। ठीक है, ये जरूर आते हैं दो, या तो आपसे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकलवाएगा या फिर आपसे निकलवाएगा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक जरूर आएगा पेपर में, ध्यान रखना, बहुत जरूरी होते हैं। आज की डेट में मैं आपको सिर्फ आज की क्लास में सिर्फ एक प्रूफ कराऊंगा, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और बाकी का टाइम जो बचेगा उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है आज। ओके भाई, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि माना एम द्रव्यमान की कोई वस्तु, माना एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो कि यू मीटर प्रति सेकंड, यू मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, यू मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग। देखो बेटा, अगर तुम्हें ये फिगर समझ में आया है ना, तो ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हो, ये लैंग्वेज आप इस फिगर से अपने आप बना के लिख सकते हैं। इतना अच्छे से चीजों को पढ़ो कि किताब के अंदर देखने की जरूरत ना पड़े, बस फिगर दिमाग में याद है, फिगर से ही क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज बना रहे हैं। ठीक है, तो माना एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो कि यू मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिशील अवस्था में है, के प्रारंभिक वेग से गतिमान अवस्था में है, को यदि, या गतिमान अवस्था में है पर
एफ न्यूटन का बल लगाकर, पर एफ न्यूटन का बल लगाया जाए, पर एफ न्यूटन का, पर एफ न्यूटन का बल लगाया जाए तो एम द्रव्यमान की वस्तु, एम द्रव्यमान की वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में विस्थापन s के कारण, विस्थापन s मीटर विस्थापन s मीटर के कारण अवस्था परिवर्तन होता है। कहने का मतलब क्या है, अवस्था परिवर्तन क्यों हो रहा है? अवस्था परिवर्तन बच्चे इसलिए हो रहा है बिकॉज फोर्स लगा, और फोर्स लगने के कारण इस एस नाम के डिस्प्लेसमेंट ने इस वस्तु को यहां से वहां कर दिया। ठीक है ना? तो ये आपको इसलिए थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है, जल्दी बताओ। इतनी बातें आपने नोट कर ली? नोट नहीं किया तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बात करें। डिस्प्लेसमेंट एस मीटर प्रति सेकंड लिखे कहाँ? अरे यार भैया माफ करो, डिस्प्लेसमेंट एस मीटर है भैया, डिस्प्लेसमेंट एस मीटर है बच्चे। लिख दिया होगा गलती, ये मीटर प्रति सेकंड देख के यहाँ पे भी लिख दिया होगा। डिस्प्लेसमेंट बटा एस मीटर होता है। बोल सही रहा हूँ बट शायद लिख गलत किया हूँ मैं। ठीक है, वहां पर भी ठीक लिखा है, एस मीटर ही लिखा है ना? एक काम ये करना कि ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको कर लो आप अंडरलाइन। जैसे एम द्रव्यमान की वस्तु है, यू मीटर प्रति सेकंड का वेग है ना, प्रारंभिक वेग है। गतिमान अवस्था की बात हो रही है, एफ न्यूटन के बल की बात हो रही है, फिर से एम द्रव्यमान की वस्तु की बात है, बल लगाने की बात हो रही है, प्रारंभिक स्थिति में एस मीटर का अवस्था परिवर्तन देखने को मिला है। ये वो की पॉइंट हैं जो अगर आपने डेफिनेशन में मेंशन नहीं करे तो फिर दिक्कत आ जाएगी भाई। ठीक है, इन्हें डेफिनेशन में मेंशन करना जरूरी है। जल्दी छापो फटाफट। छप गया? जल्दी करो। बाकी बच्चे भी कमेंट करें। हम्म, ठीक है। चलो, तो फिर ये क्या हुआ कि जब बल लगाने पे विस्थापन एस देखा गया तो हम कह सकते हैं कि इस एम किलोग्राम द्रव्यमान की जो वस्तु है उसके ऊपर रियलिटी में, या कह लीजिए एक्चुअली में, क्या हो रहा है बच्चों? इसके ऊपर एक्चुअली में कहीं ना कहीं कार्य हो रहा है। ठीक है, इस बात को समझते हैं। एम किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर
एफ न्यूटन का बल लगाने से वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों में परिवर्तन के कारण स्थितियों में विस्थापन के कारण वस्तु पर कार्य किया गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस वस्तु के ऊपर रियलिटी में कार्य किया गया है। क्यों? क्योंकि भाई एफ न्यूटन के बल के कारण इस वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों में क्योंकि परिवर्तन देखा गया है, मतलब एस जो मीटर है उसका परिवर्तन देखा गया है, तो इस एस मीटर के परिवर्तन के कारण हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई कार्य हुआ है। ठीक है, तो m किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर एफ न्यूटन का बल लगाने से वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों में जो विस्थापन है उसके कारण वस्तु पर कार्य किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी है। तो अगर ऐसी बात है तो आप देखो, हम u की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, हम u की बात कर रहे हैं, हम v की बात भी कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि एक निश्चित दूरी चली गई जिसे आपने एक न्यूनतम निश्चित दूरी कहा है, या दूसरे शब्दों में आपने विस्थापन कहा है, मतलब s की बात भी आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि u भी है, v भी है, s भी है, बल भी है, तो बल के कारण क्या होगा, त्वरण भी उत्पन्न होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन को ही तो आप क्या कहते हो, त्वरण कहते हैं। यानी कि अगर कभी वस्तु का जो वेग है वो u से v हो रहा है, मतलब परिवर्तन है, और वस्तु के वेग में परिवर्तन को हम कहते हैं कि वस्तु में त्वरण जरूर आएगा, और ऊपर से आपने बल भी लगा रखा है जिसके कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब बेटा अल्टीमेटली त्वरण भी इसके अंदर होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो वस्तु जो कि इस गतिमान अवस्था में है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण भी ये वस्तु जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताओ। मतलब ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो त्वरण है वो भी बेटा वस्तु को देखने को मिलेगा, यानी कि वस्तु के ऊपर ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण भी है। जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ। भाई वस्तु के वेग में परिवर्तन, समय के साथ अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा हो तो हम कह सकते हैं ना कि वो वस्तु के ऊपर त्वरण है। यस करो जल्दी से, होगा? सारे बच्चे मानते हैं इस बात को कि त्वरण है? सारे के सारे बच्चे एक बार यस करें। ठीक है, ओके। तो भाई अगर त्वरण है तो बस जरा देखो, न्यूटन के मोशन का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां पर वेग भी आता हो, जहां पे विस्थापन या आप कह लीजिए एक निश्चित न्यूनतम दूरी एस की भी बात होती हो, त्वरण भी आता हो? कौन सा फॉर्मूला है, जल्दी से बताओ। न्यूटन के गति के 3 नियम, एक आया पहला वाला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा आया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आया v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो न्यूटन के गति का कौन सा नियम लगा दें जहां पे u v s a ये सारे के सारे आ जाएं, बताओ जरा। हम्म, कौन सा नियम लगा दें भाई? सुशांत कह रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ टाइम। बेटा वो एक टाइम की इक्वेशन नहीं है, वो मोशन की इक्वेशन है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। देखो v भी आ गया, u भी आ गया, a भी आ गया और s भी आ गया, बस ये तो चाहिए था हमें। तो लगाते हैं, आ जाइए। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, न्यूटन के
गति के तीसरे नियम के अनुसार, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है भाई, जल्दी से बताओ। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम इस बात को बताता है कि यार v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। मानते हो इस बात को? ठीक है, मानते हो आप इस बात को? यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना? यहां तक कोई समस्या नहीं आएगी, जल्दी से बताइए। यहां तक क्लियर हो गया? अब जब यहां से आपको ये चीजें क्लियर हैं तो आप एक काम यहां पर ये करें, आप यहां पर काम ये करें कि भाई हम किसके लिए एक्सप्रेशन बना रहे हैं। देखो, हम चाहते हैं एनर्जी निकले। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब वर्क ही तो होता है। ओवरऑल जो हमारा कंसर्न है बच्चों, वो एनर्जी को निकालना है। एनर्जी मतलब कार्य को निकालना है। यानी कि हम चाहते हैं कि हम डब्ल्यू के ऊपर काम करें, हम डब्ल्यू को निकालें। और अगर आप डब्ल्यू को निकालना चाहते हैं तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से। हम जानते हैं कि जो वर्क डन बराबर होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ एफ और एस के ऊपर बात करते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि वस्तु के विस्थापन की अगर हम बात करें तो वो फोर्स के दिशा में ही होगा। यानी कि जिस दिशा में उस वस्तु पर बल आरोपित किया गया है, तो वस्तु की जो स्थितियों में परिवर्तन है, या कह लीजिए उस वस्तु के द्वारा एक्सपीरियंस्ड जो डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, वो भी बल लगाने की दिशा में होगा। तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान 0 हो जाता है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया। तो इसलिए एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा? सिर्फ एफ इंटू एस। यानी कि अगर हम बच्चों कार्य निकालना चाहते हैं तो कार्य को निकालने के लिए आप फोर्स ले लीजिए और आप डिस्प्लेसमेंट ले आइए। बस यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो कर लेंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, अब बच्चों फोर्स की पता है आपको? फोर्स क्या होता है? एम इंटू ए। फोर्स आप जानते हैं एम इंटू ए होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का जो एप्लीकेशन है वो यही है। संवेग परिवर्तन की, सॉरी, हाँ, संवेग परिवर्तन की दर से चीजें ऐसी होती हैं, ये हमने आपको बता रखा है। और एस, एस आप यहां से निकाल लो, एस यहां से निकाल लो, तो यहां से कुछ निकलेगा तो वो यहां रख देंगे। तो बस फर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, वर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एफ बराबर एम ए तो होता ही होता है। और जो एस की वैल्यू है वो आप यहां से निकाल लो। आ जाओ, पहले एस की वैल्यू निकालते हैं यहां से। 2as का मान क्या आएगा बच्चों? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही आएगा। अब यहां से बताओ जरा, s का मान क्या आएगा बच्चे? s का मान आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। बताओ क्लियर है कि नहीं है? यही मान होगा s का कि नहीं होगा? जल्दी से बता दो बच्चों। s बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यही होगा, है ना? एक बार सारे के सारे बच्चे यस करो फटाफट, चलो शाबाश। तो इसको हम डाल दें इसके अंदर बॉक्स में। सही है ना? जल्दी से बताओ, सही है ना? यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि आपने यहां से देखो एस की वैल्यू निकाल ली, मतलब इतने मीटर कहीं ना कहीं विस्थापन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। आओ भाई आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या हो गया इसको? हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य
क्या होता है भाई, W बराबर वेक्टर एफ डॉक्टर वेक्टर एस कॉस थीटा, ये होता है, आपको पता है। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि वस्तु पर लगाया गया बल, क्योंकि अब इसको ऐसे लिखो, क्योंकि विस्थापन की दिशा क्योंकि विस्थापन की दिशा वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा लगाए गए बल की दिशा के समान है, इसलिए वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा के समान है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए धनात्मक कार्य होने के कारण, धनात्मक कार्य होता है ना जब सेम होती हैं तो पॉजिटिव वर्क बोलते हैं उसको अपन, तो इसलिए धनात्मक कार्य होने के कारण, धनात्मक कार्य होने के कारण, ठीक है, थीटा का मान शून्य होगा, इस थीटा का मान शून्य होगा, थीटा का मान शून्य तथा कॉस थीटा का मान एक होगा, कॉस थीटा का मान एक होगा। बेहतर है यहाँ पे थीटा ना लिखे कॉस 0 लिख दो, तथा कॉस 0 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री का मान एक होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता लग गई। तो हो क्या रहा है कि भाई, क्योंकि विस्थापन की जो दिशा है, ठीक है, वो वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा के क्या है भाई, समान है, इसलिए धनात्मक कार्य की हमने बात करी। तो धनात्मक कार्य होने के कारण बच्चे थीटा का जो मान है वो शून्य होगा, और जो कॉस थीटा का मान है बच्चे वो क्या हो जाएगा एक। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी थी, है ना। देखो ये सब बातें बेटा अगर तुम लिख दोगे ना तो टीचर की तुम्हारे हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे एक भी गलती निकाल दे और तुम्हारा एक भी नंबर काट दे, अगर तुम इतनी सारी की सारी बातें लिख दोगे, है। फिर तो भाई है, सीधा टॉप करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, अगर इतना सब कुछ लिख दोगे तो। ये सब तो तुम्हारी किताब में भी नहीं लिखा होता यार, जितना हम तुम लोग को लिखवा देते हैं। आइए आगे बात करते हैं इस पे। तो क्या हुआ, देखने वाली बात यहाँ पे, समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, देखो जरा। W बराबर बेटा F बराबर होता है M इंटू ए, ये बात आप जानते हैं। और S, ठीक है, यह एक काम करते हैं, मेरे को पहले हम यहाँ पे अभी F इंटू एस लिखते हैं, F इंटू एस, और कॉस थीटा, थीटा का मान कितना 0 डिग्री। तो यहाँ से W का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा बच्चों, F इंटू एस निकलेगा, मानते हो सिर्फ F इंटू एस निकलेगा, बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू तो एक होती है, तो ये सब कुछ एक होके W बराबर फाइनली F इंटू एस आया, W बराबर फाइनली F इंटू एस आया। ठीक है, इसको करो अंडरलाइन पहले, तो आप इसे करें अंडरलाइन पहले, तो W बराबर F इंटू एस। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हमने इतना प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हमने इतना प्रूफ कर दिया है। अब आप आगे चलो, आगे क्या होगा भाई, आगे में ये सीन है कि ये जो आप W देख रहे हैं बराबर F, अब भाई F बराबर क्या होता है, हम जानते हैं F बराबर M इंटू ए होता है, न्यूटन के गति के, सॉरी न्यूटन के जो इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकंड वाला, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि न्यूटन के जो दूसरा नियम है उसके हिसाब से, है ना, संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है, उसकी बात हो रही है। तो F बराबर M इंटू है, वो उसका एप्लीकेशन है, तो वो हो गया। और इंटू में बच्चे S की वैल्यू आपने पीछे निकाली है, S की वैल्यू आपने पीछे निकाली है क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, इसको लिखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ये हो गई आपके S की वैल्यू। ठीक है, सारे के सारे बच्चे यहां तक बताएं, सब कुछ क्लियर है।
जल्दी से बताओ बच्चों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? क्लियर है तो एक बार यस करें। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ बेटा, इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा और इस 1/2 को बाहर निकाल लो। तो W बराबर क्या आ रहा है, हाफ, ये वाला एम ऐसे लिखो, और ब्रैकेट में अगर आप देखें तो क्या लिखा है, V² माइनस U²। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यही क्या है, यही वो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जिसकी हमें नीड थी। ठीक है, यही काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यही प्रूफ करना होता हमें। ठीक है, सो वर्क डन जो है, वर्क डन बराबर क्या आ गया, हाफ एम V² माइनस U²। ठीक है, यही क्या है, यही हमारी काइनेटिक एनर्जी है। देखो भाई, इसको आगे लिखते हैं। ये कार्य है ना, इतने जूल आ गए। आगे देखो, यहाँ पे लिखेंगे गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा एक प्रकार का कार्य ही है। इसलिए इसलिए W बराबर हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, KE। ठीक है, इसलिए W बराबर क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो गतिज ऊर्जा है वो एक प्रकार का कार्य है, तो W को हम काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों। और जैसे ही आपने W बराबर KE लिखा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो W है इसको आप यहाँ पर KE लिख दोगे, इसको आप यहाँ पे KE लिख दोगे। तो यहाँ से अब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बच्चे, अब ये एक्सप्रेशन बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m V² माइनस U²। ठीक है, ये बन जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑल्सो, ये भी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी का एक और एक्सप्रेशन है। सही है, यहाँ तक सारे के सारे बच्चे अगर क्लियर है तो जल्दी से बी टाइप करो, टाइप बी फॉर बॉल। अगर यहाँ तक क्लियर है जल्दी से बी लिखो। ठीक है, अब आप देखो, यदि मान के चलें कि कोई वस्तु रुकी हुई थी इनिशियली, देखो हम जब अपने इस एक्सप्रेशन को बना रहे हैं ना, तो हमने मान के चला था इनिशियली कि हमारी जो वस्तु है बच्चे वो यू मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, ये हमने इनिशियली माना था। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारी कोई वस्तु रुकी हुई है, यानी कि जो जो फुटबॉल अभी आ रही थी और फिर हमने उसके ऊपर बाद में किक मारी, है ना, मतलब पहले हमारी फुटबॉल में वेग था, उसके बाद हमने किक करके उसको उसको वी वेग दे दिया। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि फुटबॉल कहीं रखी हुई है, रखी हुई मतलब प्रारंभिक वेग उस वस्तु का शून्य है, यानी कि अगर यू का मान थोड़े थोड़े समय के लिए हम शून्य मान लें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, अगर शून्य है, आप जो उसको किक मारोगे तो उसको वी वेग मिलेगा, बल आप लगा रहे हो, विस्थापन ऐसा आएगा, कार्य होगा, बाकी पूरी की पूरी चीजें वैसे की वैसे होंगी, लेकिन हमारा यू जो है वो शून्य हो जाएगा। तो इस बात को जरा देखते हैं, इस बात को देखते हैं। यदि देखो आपके पास जो एक्सप्रेशन आया है पीछे, वो आया है के ई बराबर हाफ एम V² माइनस U², ये आपके पास एक्सप्रेशन आया है। ठीक है, हम क्या बोले, हम ये बोल रहे हैं कि वस्तु का यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य हो, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य हो, तो u बराबर क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड।
होगा कि नहीं होगा? यानी कि जो u का मान है बच्चे वो 0 मीटर प्रति सेकंड होगा, और अगर u का मान 0 मीटर प्रति सेकंड है तो इसको रख दिया जाए यहाँ पे। इसको क्या करा जाए? इसको यहाँ पे रख दिया जाए। आ जाओ। तो जब आप इसको रखोगे यहाँ पे, सो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आया? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, बच्चे यू स्क्वायर की जगह आपने जीरो रखना है, तो यू की स्क्वायर का मतलब जीरो का स्क्वायर रख दो। तो जब इसको रखोगे तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? एक बटे में दो एम, ये भैया जीरो, मतलब जीरो का स्क्वायर, पूरी दुनिया जीरो, सिर्फ वी स्क्वायर बचेगा, खत्म। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ये प्रूफ्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में? जल्दी बताइए। तो फाइनली हमने काइनेटिक एनर्जी के इस फॉर्मूले को प्रूफ किया कि काइनेटिक एनर्जी रियलिटी में हाफ एम वी स्क्वायर होती है, लेकिन ये तब होती है, ध्यान रहे, जब किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य है। ठीक है, ये सिर्फ तभी होगा। मान के चलो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है, u है, और उसका अंतिम वेग मान के चलिए v है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में फॉर्मूला कौन सा होता है? ऊपर वाला, यानी कि दिस वन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये वाला या ये वाला, कुछ भी कह लीजिए। सही है? बताओ भाई, सब कुछ क्लियर बढ़िया से एकदम? अगर सारे बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से बताएं। यो हनी सिंह, बताओ भाई जल्दी से फटाफट। अगर v जीरो हो जाए तो बेटा v जीरो हो जाएगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। भाई u भी आप कह रहे हो जीरो है और v भी आप कह रहे हो जीरो है, तो जब सब कुछ जीरो हो जाएगा तो ये सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है ना? हाँ, ये जरूर है कि कोई वस्तु अगर रुक रही है, आखिरी में जाके अगर कोई वस्तु रुक रही है बेटा, तो क्या होगा? ये v जीरो हो जाएगा, है ना? और अगर मान के चलो वो रुकी, इनिशियल जब चली है तो भी जीरो थी, तो ये सब कुछ जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब है ही नहीं है। और वैसे भी आप देखिए ना, हाफ एम वी स्क्वायर इस बात को बताता है कि किसी वस्तु के अंदर अगर वेग है तो फिर उस वस्तु के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, सर इसे संवेग बाई दो इनटू में द्रव्यमान बोल सकते हैं। नहीं, गलत बोल दिया तुमने कोमल। तुम अगर बोलना चाहते हो बच्चे तो तुम बोलो संवेग बाय टू इंटू में वेग, क्योंकि एम स्क्वायर वी नहीं है, एम वी स्क्वायर है। भाई आपने एम वी को तो वेग बोल दिया, सॉरी संवेग बोल दिया, पी बराबर एम वी, तो एम वी को तो आप पी बाई टू लिख सकते हो, है ना? एम वी को तो आपने पी बाई टू लिख दिया, लेकिन साथ में जो वी है वो बच गया ना। आप खुद देखो इस बात को। ये मैडम जी ये कहना चाह रही हैं कि हम यहां से क्या करें, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर होता है m इंटू वी, ये बात हम जानते हैं। तो अगर हम यहां से इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? भाई हाफ एम वी स्क्वायर को आप एम वी इंटू वी लिख दो, जरा लिख सकते हैं ना? अब आप देखो, इस एम वी को P लिख दोगे तो क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा आपका काइनेटिक एनर्जी का एक और, यहां से पीवी बाई टू, ये बनेगा ना कोमल? ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर? तो ये आपका एक्सप्रेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर कभी आपको संवेग दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ, तो आप यहां से ऐसे बना सकते हो। पूरा फिर से लिख देता हूं।
क्योंकि हम जानते हैं P बराबर होता है m इंटू वी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर बच्चे आई है उसको आप लिख दो हाफ एम वी स्क्वायर को कैसे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी इंटू वी, ये लिख सकते हो। तो ये जो आपको एम वी दिख रहा है इस समय, इस एम वी की जगह रख दो संवेग, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से फॉर्मूला, पी वी अपॉन में 2, ये आएगा बच्चे। ओके भाई लोग, क्लियर है? क्लियर बोलो भैया, क्लियर। ठीक है भाई, शांतु पढ़ाई बेटा चुपचाप। सर बताइए थे सर, सर बताइए थे सर, इसका क्या मतलब होता है? सर एनर्जी कैसे मिलता है? बेटा दुकान पे मिलता, खरीद के लानी पड़ती है उसको। जैसे अब दिवाली आ रही है तो दुकानों पे एनर्जी बिकती है, तो तुम उसको जाके बोलना कि भैया 10 रुपए की एनर्जी दे दो। ठीक है, सुबह नाश्ते में खाया करो दूध के साथ, सुबह नाश्ते में खाया करो, 10-20 रुपए की एनर्जी लाया करो, 50 ग्राम 100 ग्राम रोज जाके, एनर्जी मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है पीयूष? गधा कह रहा कहाँ मिलती है? सर बताए थे ये बोले, कौन से सर? सर कल बर्थडे है हमारा, तो अभी से फिर आप क्यों खुशियां मना रहे हैं? कल मनाइएगा, कल जन्मदिन है तो। अभी तो तुम टाइम लगेगा ना पैदा होने में, भी एक दिन का समय है। जब कल आओगे तो तब देखेंगे। हम्म। हाँ भी, चलिए ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, सब कुछ क्लियर है यहाँ से?
काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन अब कर लोगे बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताओ, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा ना? ओके भाई, अब देखो, जैसा कि हमने तुम्हें बोला कि तीन एक्सप्रेशन तुम्हारे पास हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी जो आज कंप्लीट हुआ। अब अगला है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका एक्सप्रेशन कुछ खास नहीं है, थोड़ी सी बस आपको लैंग्वेज लिखवा के बस P बराबर mgh बता दूंगा कि कैसे आएगा, वो हम आगे देखेंगे। और उसके बाद मेन जो आएगा वो आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो अच्छा है, उसको समझेंगे कि आखिरकार एनर्जी कंजर्व कैसे होती है ना? जैसे बोलते हैं ना कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। ऐसे ही एनर्जी, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है बेटा, और ना ही ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है, बाद में इससे बात करेंगे। अब क्या करते हैं आज की क्लास में, इसके बाद अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी बेस्ड जो कुछ सवाल है मैं आपके सामने वो रखने जा रहा हूं। देखो बेटा, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने कुछ ना, मैं यंत्र रखूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। तो यहां पर लिखते हैं हम प्रमुख यंत्र। प्रमुख यंत्र, ये सवाल जरूर आते हैं। जी हाँ, आपके कमेंट आ रहे हैं भाई धर साहब। ठीक है, ये सवाल जरूर आते हैं बेटा। तो प्रमुख यंत्र हैं, और प्रमुख यंत्रों के साथ साथ कि वो बदलते किसको किस में हैं, यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण आपसे पूछा रहेगा। जैसे विद्युत मोटर है, जब आप विद्युत मोटर चलाते हैं तो मोटर क्या करती है, इस बात को समझो। मोटर को जब आप ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हो, तो मोटर पानी को ऊपर चढ़ाती है, टैंक तक, आपके घर में जो टंकी है आपके वहां तक चढ़ाती है। और इसको, पानी को चढ़ाने को बोलते हैं बेटा यांत्रिक ऊर्जा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। हालांकि मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों चीजें होती हैं। याद रखिएगा, आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, कि यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है कि इट्स अ समेशन, यानी कि योगफल है ये किसका किसका। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो फिर आपको यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है? तो हुआ क्या, इलेक्ट्रिसिटी से पानी आपने ऊपर चढ़ा दिया, मतलब विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। ऐसे ही आप क्या करते हो, आप चलाते हो जनरेटर, जनरेटर चलाते हो, तो जनरेटर को क्या करते हो आप, पहले ऐसे ऐसे इसका जो वो होती है शाफ्ट घूमने वाली, आप उसको घुमाते हो हैंडल से पकड़ के। इसको घुमाना ये यांत्रिक ऊर्जा थी, है ना? ये यांत्रिक ऊर्जा थी। तो यांत्रिक ऊर्जा आपने चलाई, जनरेटर पट 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 करके ऑन हो गया, और फिर पूरे घर की लाइट आ गई तुम्हारे, है ना? मतलब क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा बदली किसके अंदर, विद्युत ऊर्जा के अंदर। तो इस तरह से पूछा रहता है आपसे, है ना? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा आती है। सूर्य की जो ऊर्जा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा है वो, है ना? तो ऊष्मीय ऊर्जा, और उससे पेड़ पौधे अपना खाना बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना? प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6 का। और ये प्रकाश ऊर्जा जो होती है कहीं ना कहीं, जिसको आप ऊष्मा कह रहे हो या प्रकाश ऊर्जा कह रहे हो, ये कन्वर्ट होती है रासायनिक ऊर्जा में। इसीलिए तो भाई C6H12O6 कंपाउंड है, इट्स अ केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिक है। और रासायनिक यौगिक को क्या क्या बोलोगे आप, रासायनिक ऊर्जा ही तो बोलोगे कहीं ना कहीं, है? तो प्रकाशिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है।
तो इस तरह से कई सारे सवाल आपके सामने आएंगे। आइए बात करते हैं एक एक करके। तो प्रमुख यंत्र हैं और ऊर्जा का रूपांतरण है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। ठीक है, यानी कि ऊर्जा जो है वो रूपांतरित हो रही है। कैसे कैसे हो रही है वो आपके सामने रखता हूं, देखो। अब आप यहां पर आपको जानने को मिलेंगी कई प्रकार की, जैसे हमने बात करी थी ना, ऊर्जा कई प्रकार की होती है, वो सब आपके सामने आज आने वाली है। जैसे सबसे पहले आपके सामने है विद्युत हीटर। ठीक है, सबसे पहले बेटा विद्युत हीटर, जल्दी से बताओ विद्युत हीटर क्या करता है बच्चे। विद्युत हीटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक है, विद्युत हीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे है बेटा पवन चक्की। पवन चक्की, पवन चक्की होती ना, पवन चक्की का बताओगे बेटा। फिर है आपका सोलर कुकर। सोलर कुकर, जिसको हम बोलते हैं सोलर कुकर ही कहते हैं, और क्या ही बोलते हैं। फिर है आपका ग्लास बैटरी। बैटरी, बैटरी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कुछ भी कह लीजिए, सेल्स का संयोजन, एक से ज्यादा सेल जब मिल जाते हैं बैटरी बन जाती है ना, बैटरी। ठीक है, फिर बैटरी के बाद है आपका नेक्स्ट, सोलर सेल हो गया, बैटरी हो गया। फिर है आपका जल विद्युत संयंत्र, एक दो तीन चार, पांचवा कौन छूट गया। विद्युत हीटर, सोलर कुकर, पवन चक्की, बैटरी, चार हो गए। सोलर सेल, अच्छा सोलर सेल भी है एक, सोलर कुकर, सोलर सेल, सोलर सेल बेटा। ठीक है, हाँ भाई जल्दी से बताओ कौन किसको किस में करेगा। सभी के आंसर्स बताओ जल्दी से, तुम खुद दिमाग लगाओ। जब हीटर ऑन करते हो तो हीटर क्या करता है, हीटर को आप बिजली देते हो, मतलब आप बिजली, बिजली का मतलब क्या है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा आपने दी, और हीटर से क्या निकलती है, हीट, ऊष्मीय ऊर्जा। मतलब विद्युत ऊर्जा बदलती है किसके अंदर, ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर। देखो कितना आसान है। सर जी हीरे में चमक किसके कारण होती है, प्लीज सर बताइए, हमारे स्कूल में पूछा गया था। आकांक्षा जी पहली बात यार, टॉपिक से हटके बात कर रहे हो। बहरहाल हीरे में जो चमक होती है वो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल की बात हो रही होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब क्रिटिकल एंगल की बात होती है, मतलब 90 डिग्री से ऊपर चला जाता है थीटा, तब क्रिटिकल एंगल आ जाता है, क्रांतिक कोण आ जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आंसर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। ठीक है, दूसरे को बताओ पवन चक्की क्या करती है जल्दी से। हीट एनर्जी से खाना बनता है। गधे खाना नहीं बनाना, मूर्ख व्यक्ति, खाना नहीं बनाना। विंड को करंट में, करंट नहीं बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, करंट। विद्युत ऊर्जा बोलो, करंट वरंट कुछ नहीं है, विद्युत ऊर्जा बोलो। यहाँ पे क्या बोला, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, मतलब ऊर्जा ही तो आएगी। चलो देखो, सर क्या और भी कोई कारण होता है, स्कूल में बताया गया था। फिर आपके स्कूल वाले टीचर को बोलो केतन सर से क्लास लें।
अगर कोई और कारण बता दिया उन्होंने तो, ठीक है। फिर तुम्हारे स्कूल वालों को भी पढ़ाना नहीं आता कुछ भी। हीरे में चमक किसके कारण होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, ठीक है। तो अपने स्कूल वालों को बोलो आके हमसे क्लास लें, 10th में तुम लोग को पढ़ाऊंगा मैं ये टॉपिक। देखो भाई, अगर तुम लोग इस लाइन को पढ़ पा रहे हो, आकांक्षा जी स्पेशली आप, ठीक है, ये हमने आप ही के लिए खोला है, जरा पढ़िए इस बात को, ठीक है। आपके सामने हमने गूगल करा है, डायमंड ग्लिटर्स ड्यू टू, ग्लिटर्स मतलब चमक, स्पार्किंग, जो स्पार्कल होता है, स्पार्किंग नहीं स्पार्कल। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? डायमंड स्पार्कल बिकॉज ऑफ, शायद अंडरलाइन भी कर दें हम आपके लिए, TIR, total internal reflection. Total internal reflection is a phenomena that occurs at the boundary between two mediums such that if the incident angle in the first medium is greater than the critical angle, अभी बात बोली थी मैंने आपको critical angle की, क्रांतिक कोण की, then the light is reflected into that medium और चमक उत्पन्न होती है, ठीक है आकांक्षा जी। तो आपके सामने प्रूफ है, ओके। तो हीरे में जो चमक होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, और ये तब आएगा जब क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो हम जिस बात को बोलते हैं उसका प्रूफ भी हमेशा रखते हैं अपने पास, ठीक है भाई। तो अब आप अपने स्कूल वालों से कहें कि केतन सर से आके पढ़ाई करें अब, ठीक है, बच्चों को गलत ना पढ़ाएं अगर कोई और कारण दिया गया है तो। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है प्राणियों। तो भैया विद्युत हीटर ने क्या कर दिया? हीटर को जला दिया आपने, हीटर को आपने जला दिया, मतलब हीटर चला दिया, जला नहीं दिया मतलब, समझ रहे हो, पता था हीटर जला दिए। तो विद्युत ऊर्जा की बात हुई। तो जब आपने हीटर की बात करी है बच्चे, तो आपने हीटर को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा दी है, और जब आपने विद्युत ऊर्जा दे दी तो विद्युत ऊर्जा से बच्चों क्या हुआ? विद्युत ऊर्जा से आपने अब खाना बना लिया, हाथ सेक लिए, कुछ भी कर लिया, मतलब आप हीट एनर्जी की बात करते हो, आप ऊष्मीय ऊर्जा की बात करते हो। तो विद्युत ऊर्जा जो थी उसे हीटर ने कन्वर्ट किया है ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक है। तो हीटर क्या कर रहा है? हीटर कहीं ना कहीं ऊर्जा में परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बच्चे बदल देता है, तो ये आप लिखोगे यहां पे, ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब हीट एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ओके, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीटर। क्लियर भाई? आगे बात करते हैं हम पवन चक्की की। पवन चक्की देखी तुमने? पवन चक्की बड़ी बड़ी सी होती है, ऐसे पंखा, जैसे ये पंखा लगा होता है, ऐसे पंखा ऐसे लगा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा होता है पवन चक्की, तुमने देखा होगा अगर, इस तरह की, है ना, ये ऐसी चलती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है, इसे बोलते हैं पवन चक्की, ऐसे घूमती है। तो पवन चक्की कैसे घूमती है? जब इसके ऊपर हवा आती है जोर जोर से, ये बेसिकली उन स्थानों पर लगाई जाती है पवन चक्की जहां पे हवा काफी ज्यादा अच्छे से चलती है, ठीक है। तो हवा से क्या होता है, ये ब्लेड घूमते हैं, और जब ये ब्लेड घूमते हैं तो यहाँ पे डायनमो लगा होता है एक अंदर ना, डायनमो एक एक डिवाइस होती है, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा डायनमो क्या होता है, एक डिवाइस का नाम है, बस इतना समझ लो। तो डायनमो शाफ्ट, मतलब शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट से डायनमो घूमता है, डायनमो से बिजली बनती है। तो पवन ऊर्जा का काम होता है
मतलब पवन चक्की का काम होता है कि ये जो पवन आ रही है, मतलब जो पवन ऊर्जा है, उससे बिजली बनाना। तो पवन ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है बच्चे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। अरे अरे कहाँ चला गया ये। हम्म। ठीक है प्राणियों, तो आओ लिखें इस बात को। तो पवन चक्की ने क्या करा, पवन चक्की में बच्चे पवन ऊर्जा जो थी, उस पवन ऊर्जा को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया बच्चा किसमें, विद्युत ऊर्जा में, है ना, और बिजली बना ली। ठीक है। देखो आराम से इसको। ये जो है ना, इसी की बात हो रही है। देखो तो मजा नहीं आ रहा, कोई और लगाते हैं। ये भाई चले जाएं, इसके बाद फिर आपकी वीडियो चल जाएगी। क्या ही चल रहा है, शैम्पू वैम्पू कर रहे हैं बताओ, गोदरेज की ऐड हो रही है। हाँ भाई देखो, ये है विंड एनर्जी। ठीक है, कन्वर्ट हो रही है, ये विंड मिल है जो लगे रहते हैं, देख रहे हो। अब ये चलेंगे तो इससे ऊर्जा बनेगी, हवा से चलेंगे ये अपने आप। देखो ये हवा बह रही है, हवा से देखो सारे के सारे कितनी जोर जोर से बह रहे हैं, चल रहे हैं। और इससे क्या होगा, इससे बेटा आसपास के इलाकों में ऊर्जा बनाई जाएगी। ये देखो ये वही है विंड मिल जो लगाया जाएगा अभी। ज्ञान की चीजें यूट्यूब पे चेक किया करो, बहुत ज्ञान है यूट्यूब के ऊपर। तुम लोग पता नहीं क्या देखते हो, कार्टून वार्टून देखते हो तुम लोग। इतनी बड़ी होती है, इतनी हैवी होती है कि पूछो मत। देख रहे हो ये इसके ब्लेड्स हैं।
अब यहाँ पर ये लगाई जाएगी। देख रहे हो कितनी ऊंचाई पे लगा रहे हैं। ये इसके ब्लेड्स हैं जो लगाए जा रहे हैं। फाइनली ऐसे पूरा इंस्टॉलेशन होता है इसका। समझ गए? चलो पिक्चर खत्म हुई। ठीक है, वापस आते हैं, सोलर कुकर की बात करते हैं। ठीक है, सोलर कुकर की बात करते हैं। सर इतने बड़े बड़े ब्लेड्स घूमते हैं, इसका मतलब विंड में बहुत एनर्जी। जी हाँ बिल्कुल है। सोलर कुकर देखो भाई, अब देखो सोलर कुकर्स कैसे काम करते हैं। यार ऐड बढ़िया आती है यूट्यूब पे। देखो बेटा ये सोलर कुकर है, ध्यान से देखो। देख रहे हो? जैसा तुम सोचते हो सोलर कुकर, वैसा कुछ नहीं होता। जैसे कुकर तुम सोचते हो तुम्हारे घर में, जैसे मम्मी सब्जी बनाती होंगी, चावल वावल बनाती होंगी, वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये है सोलर कुकर। हीट आ रही है सन की। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि जो पृथ्वी जिससे गर्म हो जाती है ऊष्मीय प्रभाव से, यहाँ पर भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, यूज होता है। ये सोलर कुकर अपनी तरफ से बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं बनाने की। काले रंग का इसलिए लिया ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन आएगा सोलर का, सूर्य का जितना रेडिएशन होगा ज्यादा से ज्यादा, वो बेटा एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करा दिया जाए, इसलिए काले रंग की प्लेट का यूज हो रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सोलर कुकर को बना रहे हैं। आप चाहें तो घर पे भी इसे बना सकते हैं। थर्माकोल वगैरह यूज हो रही है, एल्यूमिनियम फॉयल वगैरह यूज हो रही है। ठीक है, थोड़ा इसकी स्पीड को बढ़ा दें, वरना तो फिर टाइम निकल जाएगा। आप अगर चाहें तो घर पे भी इस अरेंजमेंट को बना सकते हैं, लेकिन जब कभी छुट्टियां हों आपके स्कूल की तब करिएगा ये काम, अभी नहीं। अब ये लंच बॉक्स वगैरह है जैसे, तो देखिए 5 मिनट के बाद देखा गया तो ये 23 डिग्री, सॉरी 23%। देखिए इन्होंने अंडा डाल दिया है, नमक वमक डाल दिया है और इसके अंदर रख दिया है इसके। ठीक है, और थोड़े समय के बाद आप देखिए जो ऑमलेट है उसके अंदर चेंजेस दिख रहे हैं आपको, मतलब अंडा पक गया है।
देख रहे हैं? तो मतलब ये क्या था, ये सोलर कुकर। हालांकि ये इनका जो अरेंजमेंट था उसके अंदर ज़्यादा हीट ट्रैप नहीं हो पाई, लेकिन और बहुत सारे होते हैं जिसमें हीट ट्रैप हो जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो सोलर कुकर ने क्या किया बेटा, जो सौर ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, ठीक है, सोलर कुकर ने सौर ऊर्जा को क्या करा है, सौर ऊर्जा को बेटा इसने ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया है। गर्म हो गया था ना अंडा, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी, आपने देखा होगा घरों में बैटरी वगैरह तो बहुत यूज होती है। तो बैटरी के अंदर क्या होता है बेटा, बैटरी के अंदर एनोड कैथोड, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा होती है उसके अंदर। मतलब लेड के लगे रहते हैं, है ना, तो वो सब इलेक्ट्रोड्स वगैरह होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और जो सोल्यूशन वगैरह होता है जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह है, ये सब यूज होता है। तो याद कर लीजिए, रासायनिक ऊर्जा होती है इसके अंदर। बैटरी के अंदर क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है। जब कभी सेल को तोड़ते हो तो काले काले रंग का देखा होगा तुमने, है ना। तो रासायनिक ऊर्जा जो होती है बच्चे, बैटरी से क्या करते हो, बैटरी से आप कहीं ना कहीं, जैसे घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, तो बैटरी से क्या होता है, घर की लाइट आ जाती है पूरी। तो मतलब विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। सोलर सेल की बात करते हैं। सोलर सेल आपने देखा होगा, सोलर सेल लगे होते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। सोलर सेल देखो बेटा, ये पैनल आपने देखे होंगे बहुत सारे, ठीक है। ये आपने देखे होंगे सोलर सेल वगैरह, है ना। देखो सूर्य की हीट, मतलब सन एनर्जी जो है, सन की हीट वो आ रही है कहीं ना कहीं, इसके ऊपर पड़ रही है। ये सोलर सेल है बेटा, इसके ऊपर पड़ रही है। 0.5 वोल्ट की बैटरी। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, वो आपको दिखाया जा रहा है। ये होता है सोलर पैनल वोल्टेज। इसमें 30 सोलर सेल, यानी कि 15 वोल्ट है, ठीक है। ये कुछ कॉम्बिनेशन आपके सामने रखा गया है। हाउ डज द सोलर सेल वर्क, कैसे करता है देखिए। सन की हीट आई, इसके ऊपर पड़ी, ये फोटो वोल्टेक इफेक्ट है, ठीक है। और उसने क्या करा, उसने बेटा जला दी बिजली आपकी। सेमीकंडक्टर इसके अंदर होते हैं, जिसको हम एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये आप आगे चल के पढ़ोगे क्लास 10th में, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, ये सब सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो सोलर सेल पूरी तरह से सेमीकंडक्टर्स बेस्ड है बच्चे, ठीक है। ठीक है, आ रही बात समझ में, कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए एंड करते हैं इसको। तो मतलब क्या हुआ, सोलर सेल ने क्या करा बेटा, प्रकाश ऊर्जा ली, लाइट एनर्जी ली, प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा को बच्चे कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, विद्युत ऊर्जा। बल्ब जला दिया था ना इसने, तो विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चे, कोई डाउट यहाँ तक, जल्दी से बताओ। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कुछ एक दो यंत्र। जैसे अब आपके सामने है विद्युत मोटर, डायनमो और ट्रांसमीटर। विद्युत मोटर है,
डायनमो है बच्चे, और ट्रांसमीटर है। आपको बताना है भाई कि भाई कौन किस में किसको कन्वर्ट करेगा। मोटर क्या करती है, ट्रांसमीटर क्या करता है, डायनमो क्या करता है। आगे है जनरेटर। अब देखो नाम ही है विद्युत जनरेटर कहते हैं। जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला, बनाने वाला, तो नाम है जनरेटर। विद्युत जनरेटर कहते हैं इसीलिए। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और जो है थर्मल पावर हाउस, एक काम करते हैं, बैटरी हो गई, सोलर सेल हो गया, जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र ये क्या करता है। ठीक है, तो ये आपको देखने हैं भाई। विद्युत मोटर की बात करते हैं, विद्युत मोटर की बात करते हैं। ये आपके सामने मोटर है, ये आपके सामने अंदर की मोटर है पूरी, कि मोटर काम कैसे करती है वो देख लीजिए। मोटर कुछ ऐसी होती है अंदर से, अंदर जो मोटर होती है पानी वाली मोटर, ठीक है, कूलर वाली मोटर, उसके अंदर ये ऐसे मैग्नेट वगैरह और अंदर एक कॉइल लगी होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक मोटर है। अंदर एक फैन लगा होता है जो उसको ठंडा करता रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, डायनमो है, सब चीज़ें देखिए ध्यान से। ये मोटर को खोल दिया गया और मोटर के अंदर ये चीज़ें होती हैं जो आप देख रहे हो। ये इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, जो लाल लाल देख रहे हो तुम, पता लगा तुम्हें लगा खून बह रहा है, हैं? तो विद्युत मोटर ने क्या करा, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करा यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा कैसे, देखो ये है ना, ये इसको घुमा रही है, इसको चलाना, पंखे को चलाना मतलब यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, पंखा चल रहा था ना, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा है वो। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं, तो विद्युत मोटर का काम क्या है भाई। विद्युत मोटर का काम है कि विद्युत ऊर्जा को ये बदल देती है किसमें, ये विद्युत ऊर्जा को भाई बदल देती है किसके अंदर, ये बच्चा विद्युत ऊर्जा को बदल देती है, ध्यान रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, इसका उल्टा मोटर का जस्ट उल्टा होता है डायनमो और जनरेटर। ठीक है, जनरेटर एक तरह का डायनमो ही है, इसको समझो। तो डायनमो और जनरेटर जस्ट उल्टा काम करते हैं, यानी कि क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को उल्टा कर देंगे, मतलब विद्युत में कर देंगे। तो बच्चे यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी विद्युत ऊर्जा के अंदर। यहाँ से सवाल रखे हुए हैं, याद रखना, जरूर आते हैं विद्युत ऊर्जा में। इनफैक्ट जब आप आगे पढ़ोगे क्लास 11th वगैरह में, तो आपको ये सब बनाने पड़ेंगे, है ना। विद्युत जनरेटर की बात करते हैं, जनरेटर का काम भी क्या है, यही है, डायनमो जनरेटर जैसा ही होता है, काम सेम ही कर रहा है, बस थोड़ा सा फीचर्स में चेंजेस रहेंगे, लुक्स में चेंजेस रहेंगे, काम वही है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ट्रांसमीटर समझो, ट्रांसमीटर का काम क्या है वो समझो। ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर बेटा साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, जैसे मैंने लगा रखा है, ये मैंने लगा रखा है, ये ट्रांसमीटर है। ठीक है, ये क्या करेगा, मतलब ट्रांसमीटर के जैसे माइक्रोफोन वगैरह सब ऐसे ही काम करते हैं। मैंने बोला, तो मैं बोल रहा हूँ ना, ध्वनि ऊर्जा। तुम्हारे को तुम्हारे घर में मेरी वॉइस कैसे सुनाई दे रही है, सोचो।
दिमाग लगाने वाली बात है। मतलब मेरी जो वॉइस है, ठीक है, मेरी वॉइस ने क्या करा, मेरी वॉइस में ये जो चीजें लग रखी हैं, ये पूरा का पूरा पैनल और ये सब चीजें, ठीक है, इसने क्या करा है, इसने कहीं ना कहीं कन्वर्ट करा है मेरी साउंड को सिग्नल्स की फॉर्म में। तो मेरी साउंड सिग्नल में कन्वर्ट हुई है, वो काम है ट्रांसमीटर का, और वो सिग्नल्स आप तक पहुंचे हैं, ठीक है, वापस से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, साउंड कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी साउंड को क्या बोलते हैं, अरे यार, ध्वनि, ध्वनि ऊर्जा। तो जो हमारी ध्वनि ऊर्जा है बच्चे, वो कन्वर्ट होती है किसमें, ध्वनि ऊर्जा कन्वर्ट होती है आपकी विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। ट्रांसमीटर हालांकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट भी आते हैं, दिखाता हूँ आपको ट्रांसमीटर, देखिए। हम्म, बहुत सारे हैं यार, कौन सा दिखाऊं आपको। चलो पहले ही देख लो सिंपल वाला, पहले ही देख लो ना। देखो जैसे ये है ना, इसमें आप बोलते हो और पूरे चली जाती है। तो ये भी क्या है, जैसे माइक है, अलग अलग तरह के माइक आते हैं, हम लोग ने जो लगाया होता है वो अलग माइक होता है ना। बट का ये देखो, जो ऐसे होता है जो हम लोग लगाते हैं। तो देखो होता क्या है, वॉइस कॉइल लगी हुई है इसके अंदर, मैग्नेट वगैरह होते हैं, जब बोलते हैं तो ये वाइब्रेट करता है। साउंड आई, तो देखो साउंड आई तो ये वाइब्रेट किया, ठीक है, साउंड सिग्नल है ना, वाइब्रेट हो रहे हैं, कॉइल अंदर की वाइब्रेट हो रही है, तो उससे क्या हो रही है, उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल माइक्रोफोन के थ्रू आप तक पहुंच रहे हैं, और वो फिर से वो क्या कर रहा है, वो फिर उसको कन्वर्ट कर रहा है। तो ये इस तरह चलता है पूरा सिस्टम, ठीक है। स्पीकर वगैरह हैं ये, देख लिया होगा तुमने, समझ गए होगा तुम, है। देखो जल विद्युत संयंत्र होते हैं यहाँ पे, पानी से बिजली बनती है ना, पानी से बिजली बनती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपके काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो mgh होता है वो कन्वर्ट होता है आपका काइनेटिक एनर्जी में। देखो जल विद्युत संयंत्र बच्चा ये, ठीक है, पावर प्लांट है, विद्युत संयंत्र। तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर पानी पड़ता है, ये घूमता है ऐसे जल विद्युत संयंत्र, है ना, और उसके बाद क्या होता है, एनर्जी बन जाती है। विजिबिलिटी कम है थोड़ी, चलो कोई नहीं, आप लोग देख लेना फिर, है, मैंने बता तो दिया ही आप लोग को क्या होता है। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है बच्चे, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बच्चे गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये याद रखो। तो इतना कर लो आज के लिए, ठीक है। बाकी की हम लोग अब, बाकी जब आपकी मिलेंगे, जब भी हम लोग, अब हम लोग दिवाली के बाद ही मिलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करो, सबको क्लियर हुआ आज जितना हमने वर्क एनर्जी पढ़ा, सब कुछ क्लियर अच्छे से। जल्दी से यस करो बच्चों, शाबाश, फटाफट सारे बच्चे बोलेंगे।
चलो भाई, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, बाय।